भाई जगमोहन और बहन शालिनी, मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के नाम में और मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे बीच में हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप प्रभु यीशु से कैसे मिले और कैसे उसके पीछे चलने लगे। हमारे दर्शकों को बताएं ताकि सुनने वालों पर प्रभु की आशीष हो और सारी महिमा प्रभु को मिले। सो भाई बताएं आप। फास्टर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपनी गवाही लोगों तक पहुंचा सकें, अपने बहन भाई जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा संक्षिप्त करने की मेरी गवाही को, क्योंकि मेरी गवाही बहुत लंबी गवाही है, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं उसको जितना छोटा कर सकूंगा करूंगा। जैसे आपने कहा कि प्रोफेशनली मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जी, और आमतौर पे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस धार्मिक भावना को नहीं जानते, वो उससे बहुत दूर रहते हैं। जी, तो मेरी सबसे पहली प्रार्थना तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे ये है कि जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको गंभीर रूप से सुने, क्योंकि आज की जो 99% प्रॉब्लम्स हैं वो स्पिरिट रिलेटेड हैं, जिससे मैं भी पीड़ित था। जी जी, अंधेरी ताकतों से। और ये अंधेरी ताकतों के बारे में सिवाय बाइबल के और कोई धार्मिक किताब इसके बारे में नहीं पता। इसमें कुछ बहरहाल मैं अपनी गवाही देना चाहूँगा कि प्रभु ने मुझे किस कुएं में से निकाला, उस अंधेरी कोठरी में से निकाल के अपने चरणों में स्थान दिया। तो मैं क्वालिफाई किया जी चार्टर्ड अकाउंटेंट 1973 में, और 1978 में मेरी शादी हुई। शादी के बाद मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई सऊदी अरेबिया में। एक स्वीडिश कंपनी थी, वो नई खुल रही थी और उसमें मुझे फाइनेंस मैनेजर की नौकरी मिल गई। तो हम जब सऊदी अरेबिया गए तो वहाँ पर एक हमारे और मित्र बन गए जो पंजाबी थे। मैं पंजाबी बैकग्राउंड से। अच्छा। मेरी वाइफ सिख बैकग्राउंड से है। तो उनसे हमारा बहुत आदान प्रदान हो गया। मेरे दोस्त हैं, उनका नाम है जवाहरलाल सेठी, वो आज प्रभु में हैं। अच्छा। लेकिन पहले नहीं थे और मैंने काफ़ी उनके ऊपर प्रयत्न किया, बताया प्रभु के बारे में। तो उनके पेरेंट्स जो थे वो हैदराबाद में सेटल थे उस समय, और उनके फादर एक छोटी सी जगह है हैदराबाद से करीबन 130-135 किलोमीटर, जिसका नाम वाडी है। अच्छा। तो वहाँ पर एक सीमेंट प्लांट था ACC का, उसके फादर वहाँ जनरल मैनेजर। उस गांव में एक धार्मिक पुरुष थे जिनकी बड़ी धूमधाम थी। अच्छा। और जैसे हमारे हिंदुओं में होता है कि औरतों में खास तौर पे जहाँ देखा कोई धार्मिक गुरु आया तो फटक उनके डेरे पे पहुँच जाते हैं। अच्छा। तो इसी प्रकार हमारे सेठी साहब की मदर भी उनके पास पहुँच गई, और क्योंकि सेठी साहब वहाँ पर काफ़ी नॉन व्यक्ति थे, उस सीमेंट प्लांट के जनरल मैनेजर थे। अच्छा। तो उन्होंने उनसे मिले और उनकी ज़िंदगी में जो घटित हुआ पिछले कई सालों से उन्होंने उसका वर्णन कर दिया। अच्छा। संक्षिप्त में ये कहूँगा कि उन्होंने इतनी चीज़ें उनको बता दी जो उनकी ज़िंदगी में हुई थी पहले, कि सेठी फैमिली जो है टोटली उनके ऊपर लट्टू हो गई। अच्छा। और मैं सही तरह से कह रहा हूँ कि कोई भी हो सकता है, जब आदमी इतना कुछ भी देखे बगैर सिर्फ शक्ल देख के आपकी पुरानी जिंदगी के बारे में बता दे और आगे क्या होने वाला है उसके बारे में बता दे। ठीक। और जो उन्होंने आगे के लिए जो बताया वो आपसे घटित हो जाए, तो आपका विश्वास तो बिल्कुल बढ़ जाता है। ठीक है। तो उनसे पूछा गया, भाई मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। नहीं, सेठी साहब जब वहाँ सऊदी अरेबिया में थे तो उनको कोई भी समस्या होती, दफ्तर की हो या कोई हो, तो वो टेलीफोन उठाते थे और हैदराबाद में अपनी बहन से कहते थे भाई ये समस्या है, उनका नाम था धार्मिक गुरुओं का साहिब जी। अच्छा। कि आप उनके पास जाइए और ये पूछिए कि ये हमारी संकट है या समस्या है, तो इसका क्या समाधान है। तो उनकी बहन जो है वो बेचारी जाती थी उनके पास, एक रात का पूरा सफ़र था, और वो उनसे मिलती थी, प्रॉब्लम उनसे बताती थी, और वो कुछ सोचते थे, उसके बाद उसमें उनका उत्तर देते थे। अच्छा। ऐसे कर लो, और जो कुछ वो कहते थे वो 99% ठीक निकलता। अच्छा। तो सेठी साहब के पास वो मैसेज आ जाता था भी ऐसे कर लो, और वो करते थे और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है। मैंने जैसे आपने सुना होगा कि भाई कंप्यूटर्स में आप प्रॉब्लम डालें और आंसर आ जाता है, तो इस तरह से एक लिविंग कंप्यूटर थे। अच्छा। जिसमें आप प्रॉब्लम लिखें डालें और वो आंसर आ जाता था। तो मेरा, हालांकि मैं
चार्टर्ड अकाउंटेंट था या हूँ, लेकिन मुझे बहुत शौक था एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री में, जिसको हम ऑकल्ट साइंसेस बोलते हैं। ठीक है, और हस्तरेखा किसी देखने का वाले। अगर किसी का जन्म तिथि आप मुझे दे दें तो मैं उसका पूरा हॉरोस्कोप या हिस्ट्री निकाल सकता था, मुझे शौक था। मैं अच्छा। काफ़ी किताबें पढ़ता था। और ठीक। तो मैंने कहा भी ये हम तो इतनी रिसर्च करते हैं इसमें, और ये एक आदमी है जिसको ये प्रॉब्लम देता है और ये फटाक आंसर देता है और ठीक हो जाता है, तो मेरा इंटरेस्ट उनमें और बढ़ा जब उसमें। बिल्कुल ठीक है। तो हमने कहा भाई हमारी भी इस महापुरुष से दर्शन करा दो, मुलाकात करा दो। तो उन्होंने कहा कि ऐसे आप नहीं मिल सकते, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, जो उन्होंने बाद में ली। अच्छा। उसके उपरांत मैं और मेरी वाइफ और उनका जवाहर सेठी का परिवार, सब हम लोग हैदराबाद आए। हैदराबाद से हम वाडी गए जहाँ वो रहते थे। खैर जी, हमारा भी उनसे आमने सामने आदान प्रदान हुआ। वेरी गुड। और उन्होंने हमारी शक्ल को अच्छी तरह देखा और मेरी जो पूर्व जिंदगी थी उसके बारे में उन्होंने चर्चा करी। अच्छा। और जैसे मैंने कहा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% उन्होंने मेरे बताया, बट मैं समझता हूँ कि 80% तक जो उन्होंने कहा वो सही था। ओह ऐसी। ठीक है। और उन्होंने हमें आगे के लिए बताया भी क्या होने जाएगा, हमारे साथ क्या होगा। तो जब उनसे हमारी मुलाकात हुई, हम वापस आ गए, जो उन्होंने बताया आगे क्या होएगा वो होने लगा, तो हमारा विश्वास उस व्यक्ति पे इतना बढ़ गया कि आप नेचुरली समझ लीजिए कि कोई आदमी, मैं एक हिंदू परिवार से ताल्लुक रखता हूँ, मेरी वाइफ सिख परिवार से है। ठीक। लेकिन हमने कहा भी हम तो ये देवी देवताओं की पूजा करते हैं, पर यहाँ तो एक इंसान जीवित आदमी है जो इतनी चीजें सारी बातें बताता है। हमने तो उनको एक जीवित परमेश्वर के रूप में देखा। और हमारी जिंदगी भी जिस तरह से हमारे जवाहर भाई की जिंदगी चल रही थी, हमारी भी उस तरह से गाड़ी चलने लगी। कोई समस्या आई, दफ्तर की हुई, पर्सनल हुई, ये हुआ वो हुआ, तो हमारे पास एक लिविंग गॉड था जिसको हम जाके पूछते थे किसी के जरिए और आंसर आ जाता था। तो मेरा इनसे ताल्लुकात जो है 1982 से शुरू हुआ। अच्छा। और 1988 तक चला। 6 साल चला। 1988 तक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 88 में वो बहुत बीमार हो गए। अच्छा। और हमें एक मैसेज आया कि जी साहिब जी जो हैं बहुत बीमार हैं। हालांकि उनके बहुत ताल्लुकात थे, बहुत बड़े लोगों पे उनके शिष्य थे। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जो लास्ट 2-3 साल मैं सऊदी अरेबिया में रहा हूँ, तो जो हमारा इंडियन एम्बेसडर सऊदी अरेबिया में थे वो भी उनके शिष्य थे। अच्छा। तो आप लगा सकते हैं कि उनके मतलब बड़े हाई प्रोफाइल लोग भी उनके शिष्य थे। उनको बहुत अच्छे हॉस्पिटल में रखा गया था, जो टॉप मोस्ट डॉक्टर्स हैदराबाद के उनका इलाज कर रहे थे। तो हमें मैसेज आया कि जी वो बहुत बीमार हैं, उनको लिवर सिरोसिस हो गया था। अच्छा। और हमें कहा गया कि हम फटक आएँ और कुछ हम इमरजेंसी मेडिकल सप्लाईज भी लाएं। तो हमने दवाइयाँ इकट्ठी की, अमेरिका से कुछ मंगाई, हम आए, लेकिन वो बच नहीं पाए। अच्छा। उनका निधन। अच्छा। अब हमारे लिए तो साहब एक तरह से उनका दर्जा तो था, वो लिविंग गॉड की तरह था। हमारे हिंदी में जैसे कहा जाता है कि आदमी के पैर के नीचे से जमीन निकल जाए, तो वो सही मायने में हमारे जमीन जो थी पैरों से, जिस पे आपकी उम्मीद थी, चला गया। तो हमारे पिछले 6 साल से हमारी लाइफ टोटली उनके ऊपर डिपेंडेंट थी। बल्कि मैं आज की डेट में तो मैं जेब में नया नियम का छोटा पुस्तक रखता हूँ, बट उस जमाने में मैं उनकी फोटो रखता था। अच्छा। मेरे घर में सब जगह पे उनकी एक बड़ी फोटो लगाई थी जिसमें मैं अगरबत्ती जलाता। अच्छा। तो खैर अब इस 6 साल में उनके साथ क्या हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, बट मैं उसकी टिप्पणी नहीं करना। अच्छा। समय के अभाव के कारण। लेकिन एक दृष्टांत जो हुआ, जो फैक्चुअलिटी हुई, जिसका मेरी गवाही से ताल्लुक है, उसको मैं जरूर इसमें रखना चाहूँगा। अच्छा, ठीक है। मेरे बड़े भाई हैं जो ऑल्सो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा। और वो भारत पेट्रोलियम एक पेट्रोल की कंपनी है, उसके डायरेक्टर फाइनेंस थे। तो जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया सऊदी अरेबिया में कि भाई मैं रिटायर हो गया हूँ और मेरे पास मैंने हेरा फेरी से पैसे नहीं कमाए, और मेरे बच्चों की अभी शादी भी होनी है, तो मुझे सऊदी अरेबिया में तो कोई नौकरी नहीं कमाए
और मेरे बच्चों की अभी शादी भी होनी है, तो मुझे सऊदी अरेबिया में तो कोई नौकरी ढूंढ मेरे लिए। अब मुझे सऊदी अरेबिया में आए काफ़ी अर्सा हो गया था। मैंने आपको बताया कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैं तीसरा मुलाजिम था कंपनी का। तो मेरी कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी बन गई, 500 एम्प्लॉयज़ की, और कंपनी के साथ मैं काफ़ी ग्रो किया। तो मैं इफेक्टिवली नंबर 2 था कंपनी में। और मेरे जो कॉन्टैक्ट्स थे, मतलब जो मेरे वहाँ लोकल शेख्स थे, वो बहुत रिच लोग और बड़े नोन जिसको कहते हैं कि प्रिंसेस थे। और तो मैंने अपने चेयरमैन, जो मेरा चेयरमैन था, वो अभी भी सबसे रिचेस्ट आदमी है सऊदी अरेबिया में, तो मैंने उससे कहा भी मेरा भाई जो है वो नौकरी चाहता है और उसका पेट्रोलियम सेक्टर से ताल्लुक़ है। उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने फ़ोन उठाया और वहाँ एक सबसे बड़ी पेट्रोल की कंपनी है पेट्रोमेन, उसके चेयरमैन से उसने तक बात कर दी भी मेरे फाइनेंस मैनेजर के भाई को आपने नौकरी देनी है, मैं आपको उनका CV वगैरह भेज रहा हूँ। खैर मेरे चेयरमैन की बड़ी किसी से बात करना बहुत मुश्किल है, तो मैंने जब उसको कागज़ भेजे तो उसने तक अप्रूव किया और चला गया। तो मैंने अपने भाई को क्लियरेंस दे दी कि भाई आप पैकिंग करनी शुरू कर दो, क्योंकि आपका कुछ दिन में वीज़ा आ जाएगा। उसके कुछ दिन बाद ये हुआ, एक दिन मुझे फ़ोन आता है उनके पर्सनल डिपार्टमेंट से कि जी आपके भाई की नौकरी पक्की थी, लेकिन हमारे साथ एक समस्या हो गई है, क्योंकि आपका भाई जो है वो हिंदू है और हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर में एक हिंदू को नौकरी नहीं मिल सकती। अच्छा। तो यहाँ तो आप मुसलमान बन जाएं या आप क्रिश्चियंस को एक्सेप्ट करते हैं, बट यहाँ तो आप मुसलमान बन जाएं या क्रिश्चियन बन जाएं, तो तभी पॉसिबिलिटी है, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं। अच्छा। अब हमारे लिए साहब बड़ी समस्या होगी, क्योंकि मैंने अपने बड़े भाई को क्लियरेंस दे रखी थी, उसने अपनी पैकिंग कर दी, अपना कुछ प्रॉपर्टी वगैरह बेच दी। अच्छा। हमारे लिए तो बहुत ही समस्या हो गया। खैर फिर हमारे दिमाग में अब क्या करें, बड़े पीड़ित थे, बड़ी प्रॉब्लम में जा रहे थे। फिर हमने कहा कि हमारे पास तो एक लिविंग गॉड है, मुझसे क्यों ठीक है। हमने ये समस्या साहब वो धार्मिक गुरु के पास भेजी। अब फास्टर साहब पॉइंट ये है कि वो आदमी इतने पढ़े लिखे नहीं थे। अच्छा। लेकिन उन्होंने मुझे एक चार्ट बना के भेजा कि मैं इस चार्ट को फॉलो करूं और मेरे भाई का काम हो जाएगा। अच्छा। हमने कहा ये कौन सा? उन्होंने चार्ट में ये बताया कि मैं अपने चेयरमैन से बात नहीं करूं, अपने वाइस चेयरमैन से बात करूं, मेरा वाइस चेयरमैन उस कंपनी के वाइस चेयरमैन से बात करे, इस माध्यम से एक बीच में आदमी और। अब उनको कुछ नहीं पता था। अच्छा। उन्होंने एक मुझे चार्ट बना के दिया, उस चार्ट को मैंने इम्प्लीमेंट किया, और आप मानेंगे नहीं भाई साहब कि वो मेरे भाई को नौकरी तो मिली, लेकिन जिस पोजीशन पे हम पहले चाह रहे थे उससे एक ग्रेड और ऊपर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्कुल जमीन जो खिसक गई, समझ आ रही मुझे। हमारे लिए तो लिविंग गॉड थे। हाँ जी। तो खैर उनका देहांत हो गया और वो खत्म हो गई। फिर टाइम इज अ हीलिंग फैक्टर। उसके पश्चात 1989 में मैं कनाडा इमिग्रेट कर गया सऊदी अरेबिया। अच्छा। और आप तो कनाडा टोरंटो के हैं, हम लोग उस टाइम रहते थे रिचमंड हिल। अच्छा, आई नो। हमारे एक मित्र थे जो सऊदी अरेबिया में हमारे साथ थे, उनका घर था, हम वहाँ जाके उनके साथ रिचमंड हिल में रहे। अब ऐसे था पास्टर साहब के पिछले 6-7 साल से मेरी सेहत जो थी वो थोड़ी ठीक नहीं चल रही। अच्छा। मतलब ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई बेड रिडन था या मंजी पे लेटा था, बट मेरी सेहत में कभी पेट की समस्या थी, कभी कुछ और छोटी मोटी चलती रहती थी। लेकिन मैंने कभी इसके ऊपर इतना गौर नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कंपनी, और मैं करीबन 17-18 घंटे काम करता था। अच्छा। तो मुझे ये लगा कि भाई शायद मुझे काम का जोर है और मेरी नींद भी पूरी नहीं होती, तो ये शायद वजह होगी। लेकिन साहब हम जब कनाडा गए, कनाडा हम इमिग्रेट करे थे अगस्त ऑफ 1989, जब अगस्त इज अ रिलेटिवली माइल्ड क्लाइमेट इन टोरंटो। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो साहब मेरा जो सिस्टम है वो कम्प्लीटली सिस्टम फेलियर होना शुरू हो गया। मेरा जो हार्ट है वो 150 रिदम पर मिनट बीट करता था, मतलब धक धक 150 नॉर्मल रिदम होती है 72, मेरा हार्ट 150 से भी ज़्यादा। मेरे हाथ और पैर जो थे वो ठंडे हो जाते थे, बर्फ हो जाते थे। मतलब कहने का है कि मेरा मल्टीपल सिस्टम फेलियर शुरू हो गया। मेरी में इतनी हिम्मत नहीं होती थी मैं घर से बाहर अकेला निकल जाऊँ, हालांकि मेरी वाइफ होती थी मेरे साथ।
मतलब कहने का है कि मेरा टोटल कोलैप्स हो गया हेल्थ वाइज। अच्छा। वहाँ हमने डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने सब कुछ रिसर्च वगैरह की। अल्टीमेटली उन्होंने मुझे कहा कि जी हम जानते हैं, शुक्र है मैं उस टाइम कनाडा में था, हिंदुस्तान में होता तो उन्होंने गोलियाँ दे के हमें वैसे ही मार देना था। तो उन्होंने कहा जी कि हम आपको आपकी समस्या है, हम बिल्कुल जानते हैं, आपका हार्ट बीटिंग बहुत तेज़ है, लेकिन हम इसको हम इन्वेस्टिगेट हमने पूरा किया, लेकिन हमें कुछ नहीं पता लगा अच्छा। कि क्या कॉज है। हम आपको जो दवाई दे रहे हैं वो सिम्टोमेटिक दवाई दे रहे हैं कि अगर आप कभी बर्दाश्त नहीं कर सकें तो आपका हार्ट रेट हम नीचे कर सकें। अच्छा। लेकिन हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है अभी तक। हम अच्छा। जो कर रहे हैं, उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन की। अब जब डॉक्टरों ने भी एक तरह से जवाब दे दिया तो मैंने अपनी वाइफ से शेयर किया कि भाई अब यहाँ रहने का क्या पता, मेरी ज़िंदगी पता नहीं कितनी है, क्योंकि मैं उस टाइम 38 साल का था। अच्छा। और हमें ये नहीं पता था कि हमने कितने दिन जीना है। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आप 150 रिदम हार्ट बीट पे चलते हैं तो कितना आदमी को होगा, मतलब कितनी देर चलेगा, धक धक अंदर से आवाज, कानों में आवाज आती थी। अच्छा। तो मैंने इससे शेयर किया कि भाई अब नई जगह पे आए हैं, नई जिंदगी एक तरह से शुरुआत करनी है। मेरी तो हालात ही नहीं है कि भाई हम यहाँ पर एक तरह से नया कार्यक्रम शुरू कर सकें। तो बेस्ट तरीका यह है कि हम अपने मुल्क चले जाएं। अच्छा। और वहाँ जाके हम कुछ पाठ पूजा करवाएंगे, कुछ हम और एलोपैथिक के अलावा होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक होती है, जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उसको हम उसकी सहायता लें। ठीक है। तो हमने साहब अपना सामान बाउंडेड वेयर हाउस में डाला और आज तक वहीं पड़ा है 13 साल से। Is that right? तो हम लोग फिर वापस आ गए अच्छा। इंडिया में। और जब हम इंडिया आए तो हम और भी ज़्यादा धार्मिक हो गए पहले से भी। मतलब पहले ही मैं बहुत था, लेकिन यहाँ आके मैं 4-4, 5-5 घंटे मंदिरों में बैठता था, ये अपने गुरुद्वारे में पढ़ती थी, पाठ पूजा करते थे। अच्छा। लेकिन कुछ समाधान नहीं हुआ। बहुत डॉक्टर्स को हमने दिखाया, सब ने कहा जी हाँ ठीक हो जाओगे, ये है, बट सिर्फ मन की अभिलाषा थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक दिन ऐसे हुआ कि एक हमारे मित्र मिले, उन्होंने हमें कहा कि भाई हमारे एक और मित्र होते थे जो सऊदी अरेबिया में थे। अच्छा। उनका नाम तो मैं नहीं अब इस टाइम लेना चाहूँगा, बट वो बाद में हमारी दिल्ली की जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी है इसके चीफ इंजीनियर बन गए। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि वो आदमी जो है वो, उसको सऊदी अरेबिया में भी शौक था एस्ट्रोलॉजी का, लेकिन हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वो। अच्छा। लेकिन उनको बहुत शौक था। तो वो वापस आ गए यहाँ पर इंडिया में। तो उन्होंने पामिस्ट्री में कुछ पीएचडी की और कुछ उनको बहुत ज़्यादा शौक था। अच्छा। तो वो साहब इतने नामी एस्ट्रोलॉजर हो गए इंडिया में। और उस टाइम बीजेपी पावर में थी, तो अडवाणी साहब और वाजपेयी साहब उनके ऊपर उनका डायरेक्ट हॉटलाइन कनेक्शन होता था। ऐसे तो उन्होंने कहा भाई तेरा तो दोस्त है वो, तो उसको जाके मिल, और तुझे वो तेरा हॉरोस्कोप देखेगा और कुछ ना कुछ तुझे बताएगा, ठीक हो जाएगा। इतना नामी एस्ट्रोलॉजर है, मतलब इतना हमारी गवर्नमेंट का जो वो उसके ऊपर होते हैं। तो हम उसके पास साहब गए, उसका दफ्तर में सब जगह कंप्यूटर लगे हुए थे। अच्छा। तो बहुत अच्छी तरह मेरे से मिला, मेरा दोस्त था। अच्छा। कहने लगा आप फिक्र मत करो, आप मेरे पास 4 दिन के बाद आओ और मैं आपका हॉरोस्कोप पूरी तरह अच्छी तरह हर एक एंगल से निकालूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। तो 4 दिन के बाद जब उनको हम मिले तो उन्होंने कहा भाई जगमोहन, आपका मैंने सब निगाह से देखा है हॉरोस्कोप, बड़ी एनालिसिस करी है। मैं सिर्फ इस तात्पर्य पे पहुंचा हूं कि आपका मंगल ग्रह ठीक नहीं प्लेस्ड है और यही आपका दुख का कारण है। आपने कुछ नहीं करना, आपने हनुमान जी की पूजा करनी है। अच्छा। हनुमान जी का मैं वैसे ही भक्त था। और आपने कुछ नहीं करना, दिल्ली में हनुमान मंदिर है यहाँ पर कनॉट प्लेस में। यहाँ हनुमान जी का जो दिन होता है वो शनिवार और सोमवार होता है। अच्छा। तो एक दिन पहले उससे हनुमान जी पे चोला चढ़ता है। चोला होता है जो हनुमान जी के ऊपर वो चादर वर्क नहीं, उससे सिंदूर का लेप करते हैं। अच्छा। और उसके ऊपर वो फिर वर्क लगाते हैं, उसके आयरन लीव्स जिसको हम वर्क बोलते हैं। अच्छा। और फिर उसके साथ कुछ वो और भी चीज़ें होती हैं सुगंधित वगैरह। तो आपने वो उसके साथ कुछ वो और भी चीज़ें होती हैं सुगंधित वगैरह, तो आपने वो सामग्री लेके जानी है। करते तो वो पुजारी हैं, लेकिन आपने वहाँ बैठना है जब तक वो होता है। लो जी, हम हर
सोमवार और शुक्रवार को हम चोला चढ़ाने जाते थे। और मैंने आपको बताया कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो था, लो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल की बात नहीं कर रहा, मेरी सेहत इतनी खराब अच्छा। थी, मेरा हार्ट वैसे ही बीट करता था। तो मैंने एक एस्कॉर्ट रखा हुआ था, जिसको मुलाजिम रखा था, जो मेरे साथ जाता था और अच्छा। 4-5 घंटे लगते थे। ड्राइव तो मैं ही करता था, पर मेरे साथ रहता था। अच्छा। तो ये हमारा दौर शुरू हो गया साहब हनुमान मंदिर में, 3-3, 4-4 घंटे। तो जब हनुमान मंदिर में होते थे तो वहाँ पर एक और लड़का आता था जो डेंटिस्ट्री पढ़ रहा था बैंगलोर में। अच्छा। ही इज अ डेंटल सर्जन टुडे। उसका अच्छा। क्लिनिक यहीं है ग्रेटर कैलाश में। ठीक। उसका नाम था डॉक्टर, उस टाइम तो डॉक्टर नहीं था, जितेंद्र अरोड़ा। उसके फादर एक बहुत फेमस डेंटल सर्जन है जंगपुरा में। अच्छा। तो माँ बाप का एक ही लड़का है। और तो उसके माँ बाप उसको बैंगलोर से हर तीसरे महीने 4-5 दिन के लिए दिल्ली बुलाते थे। अकेला लड़का था। अच्छा। तो जब दिल्ली आता था तो हनुमान जी का बहुत ज़बरदस्त भक्त था, तो हनुमान चोला चढ़ाने जरूर आता। तो हमारा उससे वहाँ हनुमान मंदिर में हमारी मुलाकात हुई। और फिर मुलाकात हुई तो हमारे पास समय होता था, तो हम एक दूसरे से काफ़ी देर तक आदान प्रदान करते थे, बातें करते थे। तो जब उसने मेरे से पूछा भाई जगमोहन तेरे साथ क्या समस्या है, मैंने कहा भी मेरे साथ कोई समस्या नहीं, मुझे पैसे की समस्या नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं, मेरी सेहत की समस्या है। मेरा हार्ट इस तरह बीट करता है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, मेडिकली कुछ नहीं निकलता। अच्छा। तो जब उसने मुझसे सुना, चुप हो गया। मैंने कहा भाई हनुमान जी के चरणों में बैठे हैं, सब ठीक हो जाएगा। वो चला गया। 3 महीने के बाद दोबारा आया, मेरे से पूछा क्या हाल है। मैंने कहा भाई वैसी है, तो मेरा अभी समय नहीं होगा ठीक, कभी करके नहीं हुआ। जब हनुमान जी समझेंगे ठीक है मेरा समय, तो मुझे ठीक कर देंगे। अच्छा। ठीक। तो तब उसने मेरे से फिर एक चीज़ शेयर की, जब मैं ख़ास तौर पे अपने आप के दर्शकों के लिए मैं कहूँगा कि ज़रा थोड़ा सा अटेंटिव हो जाएं, जो इसके बाद का नज़ारा है। तो उसने फिर मुझे शेयर किया कि भी उनके परिवार में उनके माँ बाप के अलावा वो एक लड़का ये है और इससे 2 साल छोटी इसकी बहन है। तो इनकी बहन के लिए उनको कोई लड़का अच्छा मिल गया और उन्होंने उसकी शादी कर दी। अच्छा। जब शादी कर दी तो लड़का जो था बहुत अच्छा था जिसमें शादी हुई, घर बहुत अच्छा था, लेकिन उनकी जो सास थी वो बहुत पैसे की पीर थी। अच्छा। तो कहने लगे कि साहब उसके बाद उनकी सास जो थी उन्होंने बहुत सारी डिमांड्स हमारे ऊपर रखी शादी के बाद। ठीक। ठीक। और द डिमांड्स दिन ब दिन बढ़ती गई। हाँ। तो हमने साल, 1.5 साल, 2 साल तक बिल्कुल कोई जो उन्होंने मांगा हमने दिया। मतलब दिन ब दिन उनकी अच्छा। डिमांड्स बढ़ती गई। लेकिन एक समय ये आ गया कि उनकी डिमांड्स इतनी बड़ी हो गई कि हमने सोचा कि इसको आगे करना ठीक नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से वो बढ़ती जा रही थी वो बहुत एक ठीक तरह नहीं समझा उन्होंने। अच्छा। क्योंकि उसका अंत ही नहीं होगा। तो उन्होंने फैसला ये किया कि अब हम इसकी सास की डिमांड्स को नहीं मानेंगे। अच्छा। तो जब उन्होंने मना कर दिया तो इसकी सास ने इसकी बहन के ऊपर कुछ जिसको हम जादू टोना बोलते हैं वो करवाया। वो तो हमें अब पता है ना, उस टाइम तो पता नहीं था। ठीक। तो इसकी जो बहन है वो इतनी मतलब सेहतमंद लड़की थी वो, मैं उसको मिला हूँ बाद में, और वो इतनी सुंदर है कि अगर उसको आप मिस वर्ल्ड नहीं बना सकते तो मिस इंडिया बनने की काबिल है। वो कहते हैं साहब वो जो है 6 हफ्ते के अंदर वो एकदम लकड़ी हो गई, सूख गया। अच्छा। मतलब 6 हफ्ते के अंदर ही। तो ये उसको अपने घर ले आए। मतलब अभी इनकी फैमिली डॉक्टर्स की फैमिली है, तो इन्होंने बहुत सारे उसके टेस्ट वेस्ट कराए, कुछ नहीं निकले। अच्छा। सब नॉर्मल निकले। तो इसके फादर जो हैं जितेंद्र अरोड़ा के, वो बड़े फेमस मैंने कहा डेंटल सर्जन हैं, और उनका ज़्यादातर प्रैक्टिस जो है वो पॉलिटिशियंस के साथ है। अच्छा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वगैरह जो हैं उनके बहुत सारे पेशेंट्स हैं। तो जब उनके पास पता लगा तो उन्होंने कहा कि जी आपकी बेटी के ऊपर मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, एक स्पिरिचुअल प्रॉब्लम। अच्छा। ये जादू टोना है। क्योंकि पता है आपको भाई साहब, मैं तो ज़्यादा नहीं जानता, जी, ये पता है कि इंडियन पार्लियामेंट्स जो है इसमें जितना जादू टोना इसमें प्रेवलेंट है शायद ही कहीं होगा। अच्छा। एक दूसरे के ऊपर ये हाँ, ये तो खैर मुझे मालूम है, हमने सुना है। मैं तो नहीं, मुझे तो मालूम है। बड़ी आम धारणा है।
क्योंकि मैं तो उन्होंने कहा निकालता कि हूँ। इसका इलाज, इसके ऊपर स्पिरिट्स हैं, इसके ऊपर दुष्ट आत्माएं। दुष्ट हाँ हाँ आत्माएं हैं, और इसका इलाज करने के लिए कहते तो बहुत लोग हैं लेकिन वो सब नाकाम हैं। इसको निकालने के लिए सिर्फ एक इंसान है जो सारे इंडिया में फेमस है, और वो एक जगह है बहेड़ी, अच्छा नैनीताल के फुट हिल्स पे, वहाँ अच्छा पर वो रहते हैं। वहाँ पर उनकी मज़ार है उनके गुरुओं की, और वहाँ वो रहते हैं। तो आप उनके पास इनको ले जाइए और वो इसका समाधान करते हैं। अच्छा खैर वो आते नहीं हैं, सबको वहाँ जाना पड़ता है पहले, लेकिन इनके पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की वजह से उन्होंने उनको दिल्ली बुलाया। अच्छा ये यही रहते हैं, ग्रेटर कैलाश हमारे सामने। अच्छा तो कहने लगे जी, वो आए और उन्होंने मेरी बहन को देखा और कहने लगे यस, इसके ऊपर तो बहुत विचक्राफ्ट हुआ है, जादू हाँ टोना। जादू टोना। अच्छा तो उन्होंने कहा जी कि हमारे घर में, उन्होंने कहा कि एक कमरे को बिल्कुल अंधेरा कर दो, अच्छा मतलब पर्दे वर्दे लगा के लाइट नहीं आएगी। अच्छा तो हम भी अंदर बैठे हैं, कह रहे हैं मेरी बहन को उन्होंने एक लोटे में, एक गिलास में पानी भर लिया और पानी भर के कहा कि आप इसको पीजिएगा। उसने 2 घूंट पानी पिया। जैसे ही उसने पानी किया तो उसने कहा कि खांसी करो। अच्छा तो जैसे ही उसने खांसी की, उस स्पिरिट बाहर आ गई। अच्छा और उस स्पिरिट से मैं बैठा हूँ, मेरी माँ बैठी है, मेरे फादर बैठे हैं, और वो मियाँ जी ने उनसे बात की और उस स्पिरिट ने सब कुछ बता दिया कि कहाँ से आई है। एक्चुअली जो तांत्रिक था वो गाजियाबाद में रहता था। अच्छा उसका नाम बताया उसने, ये तांत्रिक है, हाँ, और ठीक है। उसके जरिए हुआ है। और वो तांत्रिक के पीछे किसका हाथ है, हाँ, इसकी सास का हाथ है, ठीक। उसका नाम बताया। अच्छा तो सब स्पिरिट सारी ने बात। सब अच्छा कुछ अच्छा बता दिया। तो वो कहने लगा जी कि मेरी सिस्टर के ऊपर 6 स्पिरिट्स थी, अच्छा इनफैक्ट 7 थी, और मैं इतनी डिटेल में नहीं जाना अच्छा चाहूँगा। ठीक है। तो उसने 6 दिन, मतलब एक दिन में एक स्पिरिट निकालता था वो, तो 6 दिन में उसने 6 स्पिरिट्स निकाली। जो 7वीं स्पिरिट थी वो उनके छत के ऊपर रहती थी घर के, वो भाग गई। तो अच्छा उनका लीडर था। ये बड़े ऑर्गेनाइज, मतलब डेमोनिक वर्ल्ड जो है बड़ा ऑर्गेनाइज है, ठीक। और ये शायद हमारे आर्मी डिसिप्लिन से भी ज्यादा इनका अच्छा डिसिप्लिन है। तो खैर, टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने, मियाँ जी ने, फिर वो कहता है कि बहुत उन्होंने, जो भी उनकी तांत्रिक विद्या थी उसके जरिए उन्होंने उसको, दिवाली से 2 दिन पहले उसने बहुत अपना परिश्रम करके उसको पकड़ा। अच्छा और उसके बाद वो कहने लगा कि मेरी बहन जो है बिल्कुल नॉर्मल हो गई, अब अच्छा बिल्कुल नॉर्मल अच्छा लाइफ लीड कर रही है, कोई समस्या नहीं। तो उसने मुझे कहा, जगमोहन, मुझे भी लगता है तेरे साथ ऐसी कोई समस्या समस्या है। मैंने कहा, यार कहाँ आज मैं फंस गया हूँ तेरे साथ। तू पढ़ा लिखा आदमी है, डॉक्टर बनने वाला है, ये बातें कर रहे हैं। ये बातें कर रहा है तू, ये कोई बात सुनने समझने वाली है? ये बचपन में हम वो कॉमिक्स में हाँ, पढ़ते थे ठीक कि जी ये स्पिरिट आ गई और ये हो गया और वो हो गया, तू ठीक। डॉक्टर बनने वाला है अभी, मुझे तू क्यों ऐसी चीजें बताता है? हनुमान मंदिर में बैठे हैं, हनुमान जी की अभी मेरे ऊपर, मेरा टाइम नहीं होगा ठीक, जब अच्छा। समय आएगा मुझे पटा कील कर देंगे। ठीक है। तो उसने मुझे कहा, मैंने इधर से लिया और इधर से निकाल दिया, बिकॉज कि मेरे अंदर नहीं गई बात। हालांकि जो उसने कहा उसका मतलब बहुत गहरा था, लेकिन हम उसमें हाँ, ट्यून समय, तो नहीं यस, थे ना, पढ़े लिखे ठीक लोग ठीक। इस चीज को बिना विश्वास नहीं बिल्कुल। करते। और इसलिए मैं खास तौर पे आपके जो दर्शक हैं जो इस चीज में बिलीव नहीं करते, मैं चाहूंगा कि वो एक अनइमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहे हैं, क्योंकि आज की 90% प्रॉब्लम इस पे हाँ ये बिल्कुल आधारित है। अंधेरी ताकतें ही। खास तौर पे हिंदुस्तान। जी नहीं, हिंदुस्तान नहीं सर, कनाडा में भी है। मैं वहाँ से उसके वहाँ भी बाद देखता हूँ फिर सही। ये हुआ साहब कि मैंने उसको नहीं माना और मैंने मतलब कोई डिस्कशन नहीं हो, फिर चला गया। फिर उस 3 महीने के बाद फिर आया, फिर मेरे से पूछने लगा। मैंने कहा यार नहीं, कुछ नहीं। उसने उसकी बात भी नहीं की, उसको लगा कि मैं उस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट ठीक नहीं है। लेकिन मुझे एक चीज़ याद है कि जब वो अगली दफ़ा आया तो मैंने आपको बताया कि जब मैं वहाँ जाता था तो मैं हनुमान मंदिर में 7:30 बजे पहुँचता था सुबह, शाम को। अच्छा शाम को। झूला रात को चढ़ता है ना। अच्छा तो ये जतेंद्र अरोड़ा 8:30 बजे आता था, क्योंकि अपने फादर के क्लिनिक में उनकी हेल्प करता था। अच्छा। तो दोनों डॉक्टर्स थे। अच्छा तो उसके 8:30 बजे उनका क्लिनिक बंद करके ही आता था, मतलब 8:30, 8:40 तक। अच्छा और मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने एक एस्कॉर्ट रखा हुआ था जो मेरे साथ आता था। तो एक दिन मुझे अच्छी तरह याद है कि